हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट एकेडमी में। हमारा यह चैनल एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया है, जिसमें हम सभी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं और बेस्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझाते हैं। आज हम इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर बात की जाए तो शिक्षक भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टीटी और सीटेट में 30 प्रश्न पर्यावरण अध्ययन से पूछे जाते हैं। उसके साथ ही शिक्षक भर्ती जो होती है उसमें सुपर टेट में भी इसके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो बहुत ही कठिन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे वो एसएससी लेवल की बात की जाए या फिर यूपीपी, किसी भी एग्जाम की बात की जाए, सब में पूछे जाते हैं 1 या 2 क्वेश्चन करके। तो इस वीडियो को साथ बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया? ठीक है, मो सरकार ये एक अभियान है, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण से ही रिलेटेड है। तो किसने लॉन्च किया था? पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, दूसरा है त्रिपुरा, तीसरा नागालैंड, चौथा है उड़ीसा। तो किस सरकार ने मो सरकार अभियान लॉन्च किया था? ये आपका सुपर टेट में पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए, उड़ीसा में किया गया था मो सरकार अभियान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? देखिए, यहाँ पे सम्मेलन दिए हुए हैं, तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मेलन ऐसा है, ठीक है, जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला है बार्न सम्मेलन, दूसरा स्टॉकहोम सम्मेलन, तीसरा है रॉटरडैम सम्मेलन, चौथा है बेसल सम्मेलन। तो 4 सम्मेलन है, इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्टॉकहोम सम्मेलन, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्टर है? ठीक है, मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड जो है किसका रजिस्टर है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, रीड कर लेते हैं। खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियाँ, खतरे में स्थित वन्य प्रजातियाँ, मानव जनित गतिविधियों के तरह खतरे में जलीय स्थान, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने इससे पहले हमको लगता है आपने पढ़ा नहीं होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। जब मैं टिक करूँगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बता सकते हैं। तो मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान जो होते हैं, देखिए मानव ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो जलीय स्थान हैं जो खतरे में आ गए हैं, उससे रिलेटेड होता है मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी भी कहा जाता है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लगातार कंटिन्यूसली पेपर देते रहते होंगे उनको इसकी अहमियत पता होगी। यहाँ पे बता दें, इस बीमारी को ब्लैक लैंग्स के नाम से भी जाना जाता है और काफ़ी बार ऐसे बोला जाए कि इस बीमारी को ब्लैक लैंग्स बोला जाता है। ठीक है, और जो अगर क्वेश्चन घुमा के पूछता है तो ऐसे पूछ देगा मजदूरों की उम्र कम होती है, उस बीमारी को ब्लैक लैंग्स भी कहा जाता है। तो वो बीमारी कौन सी है? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? देखिए, वन्य जीव संरक्षण की बात हो रही है। यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बदल के आते रहते, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वन के जीवों का संरक्षण की अगर बात की जाए, उसमें अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार योजना, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार या पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो होता है वो वन्य जीव संरक्षण से रिलेटेड अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ऐसा क्वेश्चन आया है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आई बटन पे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कहने का मतलब जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क्स और जितने भी आपसे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन हैं, उसका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया है। पूरे भारत में जितने भी हैं सब एक ही जगह पे पूरे स्टेट वाइज मैंने समझाए हैं और बेस्ट ट्रिक्स के माध्यम से समझाए हैं। ऊपर कार्ड आ गया होगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं।
अगला प्रश्न है, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? देखिए, समताप मंडल की ओजोन गैस परत जो होती है उसकी मोटाई किस में नापी जाती है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन को O3 से व्यक्त करते हैं और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है किस मंडल में या कौन सी परत में ओजोन गैस पाई जाती है, तो समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी याद रखना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता भी होना चाहिए, डॉप्सन इकाई या डॉप्सन यूनिट जो होती है उसमें ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अगर बात की जाए ओजोन परत की, तो किस स्थान पे ओजोन परत में छिद्र हो गया है, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं पता है तो गूगल पे आप सर्च करके भी देख सकते हैं, क्योंकि ऐसी जो जानकारी होती है वो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाती है, इसलिए आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन का जलना या सीमेंट उद्योग या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देश जो होते हैं उसमें आपको बताना है सबसे नंबर 1 पे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन देशों में किस देश का नाम है। ठीक है, और भारत किस नंबर पे, ये आपको कमेंट करना है। अगर आपको नहीं पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, आप जब कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो पहले नंबर पे राइट आंसर आपको दिखने लगेगा। और यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन जो कह रहा है वो समझ लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन जो होता है किस आधार पे आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त दोनों पे आधारित होता है, जीवाश्म ईंधन का जलना और सीमेंट उद्योग जो होता है। चलिए यहाँ पे तो उन दोनों का हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस यहाँ पे चारों दिए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन। काफ़ी बार यहाँ पे पूछा जाता है कि जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, तो याद रखना है आपको ये होती है ग्रीन हाउस गैस। और यहाँ पे जो प्रश्न कह रहा है वो भी समझ लेते हैं, विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो नो डाउट सभी को ऑप्शन पता भी होना चाहिए, जलवाष्प हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? तो पहला ऑप्शन है नाभिकीय कचरा, दूसरा है आक्रामक विदेशी प्रजातियां, तीसरा है संशोधित जीव जीम, ठीक है, LMO जिसे बोलते हैं, जीवित जीव, और चौथा इनमें से कोई नहीं। देखो, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, जब भी आप फ़ोन को यूज़ करेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पे कह रहा है कार्टेजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल एक बनाया गया था जो किसके उपयोग, हैंडलिंग और स्थानांतरण के बारे में बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संशोधित जीवित जीव जो होते हैं, LMO जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए बनाया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में पूरी डिटेल मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ जाके आप देख लेना। ठीक है, अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक किन खतरों में स्थित प्राणियों की लिस्ट होती है? जानवर, पेड़, फुंगी। यहाँ पे आप एक चलो फुंगी ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे किससे रिलेटेड प्राणियों की लिस्ट होती है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो सही हो जाएगा, इन तीनों से रिलेटेड होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं था, नॉर्मली सबको पता होता है। अगला प्रश्न कह रहा है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या क्या होते हैं? ठीक है, जैव विविधता हॉटस्पॉट काफ़ी अपने देश में भी हैं, तो किस आधार पर इनको घोषित किया जाता है? तो आपके ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं सही से। पहला कह रहा है, इन क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट कह रहा है, इन क्षेत्र में अपनी प्राथमिक वनस्पति का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब इन दोनों में से कौन सा पॉइंट आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, इन दोनों का। यहाँ पे दोनों, इसको सही से पढ़ लेना। प्रश्न यहाँ पे कह रहा है, जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में घोषित होने का लक्षण क्या होता है? मतलब किस कंडीशन में जैव विविधता हॉटस्पॉट, किसी स्थान को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है? तो उस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधों की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए, या फिर अपनी प्राथमिक वनस्पतियों का कम से कम 70% नष्ट करना चाहिए। इन दोनों कंडीशन में उसको जैव विविधता या हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल उसके मुद्दे से संबंधित नहीं है? उसके मुद्दे से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका पहला देख लेते हैं, 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन क्षारीकरण पदार्थ से संबंधित। देखिए,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में हुआ था, ओजोन परत से संबंधित था। ठीक है, ये आपका सही है। अगला है 1979 का बान सम्मेलन। बान सम्मेलन जो हुआ था प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से संबंधित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को सेट करने का तरीका मेरा यही था कि इससे आपको प्रोटोकॉल पता चलेगा किससे कौन संबंधित है, इसका किस डेट में हुआ था ये पता चलेगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे टाइप किया है। यहाँ पे अगला जो है वो तीसरा है वो गलत है। ठीक है, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन इसके मैचिंग गलत है। चौथा देख लेते हैं 1998 का रॉटरडैम सम्मेलन कुछ खतरनाक रसायन और कीटनाशकों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहमति के लिए बना था ये। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 1989 का बासे सम्मेलन ये इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है। देखिए पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष की अगर बात की जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हालांकि बदलते रहते हैं तो इसको आप देख लेना। तो यहाँ पे आपका जो करंट टाइम पे है उसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप गूगल से भी देख सकते हैं, इसका राइट आंसर मैं नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ जाकर भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है शेर की पूँछ वाला मैकाक किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीलगिरी, दिहांग दिबांग, नोकरेक, इनमें से किस में पाया जाता है। ठीक है, तो शेर की पूँछ वाला जो मैकाक होता है वो किस वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीलगिरी वन्य जीव रिजर्व में पाया जाता है। और नीलगिरी वन्य जीव रिजर्व ये किस राज्य से संबंधित है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, और नीलगिरी की पहाड़ियाँ भी कहाँ पाई जाती हैं ये पूरा डिटेल में आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय जलीय निकायों में एक परेशानी घास के रूप में प्रदूषण निकलने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया, इसका नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन नागफनी, दूसरा ऑप्शन है एगियोल्पस, तीसरा जलकुंभी, तीसरा है पेस्टी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एगियोल्पस। क्वेश्चन को सही से समझ लेना, उसके बाद ही आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से समझ लेना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिनाइट्रीफाइन जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा ऐसा किया जाता है। तो नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदला जाता है, तो डिनाइट्रीफाइन जो बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। काफ़ी समय से मैंने वीडियो नहीं बनाया है, इसलिए वीडियो बनाने में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो उस पर माइंड मत करिएगा। अगला सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषण का जैविक सूचक है। तो SO2 प्रदूषण का जैविक सूचक क्या होता है ये सभी को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पानी के फर्न आजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के बीच संबंध है। ठीक है, इसके बीच किस प्रकार का संबंध है ये बताना है। तो सहजीवी का संबंध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। जो फर्न अजोला होता है वो साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेना के साथ सहजीवी प्रकार से संबंधित होता है, सहजीवी होता है उसका वो। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मूंगा चट्टान जो होती है उसका क्षेत्र कौन सा नहीं है। पहला है मन्नार की खाड़ी, दूसरा है खंबात की खाड़ी, तीसरा है लक्षद्वीप, चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो होती है वो दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। और ग्रेट बैरियर रीफ भी मूंगा चट्टानों से ही संबंधित होती है, ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे जो निम्नलिखित में से मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खंबात की खाड़ी जो है वो मूंगा चट्टान के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। मन्नार, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार ये भी सब सही है। लेकिन अगर भारत के सबसे विशाल या ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जाए या फिर भारत का नष्ट होने वाला ग्रेट बैरियर रीफ की बात की जाए कहाँ है, तो वो अंडमान में है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक है। देखिए मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा उत्सर्जक राष्ट्र का नाम पूछा था और भारत किस नंबर पे ये भी पूछा था। लेकिन अगर प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन की बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा देश आता है ये आपको ध्यान से देखना होगा। तो इसमें जो आपका नंबर 1 पे आता है वो यहाँ 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो नंबर 1 पे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कौन सा देश आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। पूरी डिटेल नीचे मैं दे दूँगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे, इसलिए ग्रीन हाउस गैस आपकी कौन सी है सही से पढ़ लेना। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड CO जो होती है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो पहला देख लेते हैं, फोटोकेमिकल धुआं में हमेशा ओजोन होता है। ठीक है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड का जहरीला प्रभाव ऑक्सीजन की तुलना में हीमोग्लोबिन के लिए एक अधिक से अधिक आकर्षक है। तीसरा है लीड ऑटोमोबाइल्स निकास का सबसे खतरनाक धातु प्रदूषक है। चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इन तीनों में से आपको सही आंसर टिक करना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। तो तीनों कथन यहाँ पे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इनको तीनों को अच्छे से रीड कर लेना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप यहाँ पे शेयर की है, क्योंकि इनको टाइप मैंने ऐसे किया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था। तो सभी को पता होना चाहिए, इकोलॉजी शब्द प्रतिपादन की बात की जाए तो अर्नेस्ट हैकल ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न कह रहा है इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं। इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं। एज प्रजातियां, कीस्टोन प्रजातियां, एडेमिक प्रजातियां या फोस्टर प्रजातियां। तो कौन सी प्रजातियां कही जाती हैं, वो ऑप्शन नंबर ए एज प्रजातियां कही जाती हैं। फिर से देख लीजिए, इकोटोन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं उन्हें एज प्रजातियां बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना है, एज प्रजातियां बोलते हैं। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है साइबेरियन सारस जो होती है किस नेशनल पार्क में आती है। इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, आपको जो आपका एग्जाम पेपर जो होता है उसका पैटर्न समझना होता है। काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ देता है नेशनल पार्क या इनसे रिलेटेड पूछता है। काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे पूछता है साइबेरियाई सारस किस नेशनल पार्क में आते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवलादेव नेशनल पार्क। ये आपका कहाँ पाया जाता है नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा, ऊपर आई बटन पे मैंने कार्ड दे दिया है इस वीडियो का, जिसमें सभी प्रकार के नेशनल पार्क हर राज्य से रिलेटेड, एक राज्य में जितने हैं सबको समझाया है। तो आप वहाँ जाके वो वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और याद रखना, दुनिया नहीं बोलूँगा मैं, पूरे इंडिया के या यूपी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सब में इस टाइप के प्रश्न जरूर पूछते हैं, अगर जनरल नॉलेज पूछी जाती है तो इसको वीडियो को जरूर देख लेना। केवलादेव नेशनल पार्क, उसमें आती है साइबेरिया सारस। आगे देख लेते हैं, चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थ आवर किसके द्वारा मनाया जाता है। देखिए अर्थ आवर की अगर बात की जाए तो किसके द्वारा मनाया जाता है, यूनेस्को द्वारा, WWF द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा या UNCN द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले ही बोला था इतने हार्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आने वाला हूँ जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, और ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। अगर आपको किसी को पता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर बी हो जाएगा, WWF। इसका फुल फॉर्म भी आपको बताना है। ठीक है, WWF द्वारा अर्थ आवर मनाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो लास्ट प्रश्न है इसको भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, के पहले अध्यक्ष कौन थे। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस लोकेश्वर सिंह। जस्टिस लोकेश्वर सिंह जो थे वो NGT, ठीक है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष थे। आपको याद रखना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। अगर आपका कोई भी कमेंट या सुझाव है नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास आए और आप वो वीडियो देख पाएँ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।